नमस्कार साथियों, मैं अंकित परीक्षागंज की तरफ से आपके सम्मुख यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए या सॉल्व कराने के लिए आपके सम्मुख जो है प्रस्तुत हुआ हूं। हम लोग एक नए इनोवेशन के तौर पे नए चैनल के रूप में परीक्षागंज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारा एक पेरेंट चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल है, जहां से आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के 6 से 12 तक के क्लासेस को देख सकते हैं, जहां पे हमारे 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। फिलहाल मैं उसको वहीं छोड़ते हुए मैं परीक्षागंज की तरफ जाना चाहूंगा। थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम परीक्षागंज पे यूपी टेट और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे एग्जाम को कवर करते हुए हम आपके सम्मुख अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करना हमारा काम है, बाकी हम कैसा प्रयास कर पाए हैं इसके लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आप निश्चित तौर पर हमारे हर सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा रहे हैं उसके नीचे आप अपने सुझाव दीजिए कि क्या, ताकि हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने में और ज्यादा प्रखर और कुशलता के साथ प्रकट हो सके। मैं ज्यादा देर न करते हुए 2022 में जो मैथ्स का पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसके रिगार्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। और मैं बहुत देर, जैसा कि आप देखिए, सोचने में समय व्यर्थ मत करिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। बहुत अच्छा कोट लिखा गया है, मैं सीधे पेपर पे जाना चाहूंगा। बस सबसे अच्छी मुझे जो कुछ पंक्तियां लगती हैं उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि यह हार एक बीराम है, आपके लिए भी है कि यह हार एक बीराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आइए हम सीधे अपनी क्लास पे जाते हैं और जो कुछ सुझाव है आप कमेंट में कृपया लिखिएगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारे सामने ये प्रश्न है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए तो जानिए कि आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं, मैं ट्राई करता हूं अच्छे से अच्छा देने की। यदि a/3, हालांकि चूंकि मैं हिंदी के वर्जन को ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सुझाव दे सकते हैं, अगर इंग्लिश में पढ़ना होगा तो उसमें पढ़ दूंगा। यदि a/3 = b, ये क्वेश्चन है हमारे सामने और ये है, तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि अगर हमें सॉल्ट की तरफ जाएं तो कभी भी ऐसा आपको मिले, जैसे ये है, कभी भी इस तरीके से मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। ए की जगह सीधे 3 रख देना है, बी की जगह 4 और सी की जगह 7। अब मैं बताऊंगा कैसे हुआ है। तो आप सीधे सीधे 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 × 4 = 11, 3 = 14/60 = 2 हो गया। यानी हमारा आंसर 2 करेक्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो 2 है वो करेक्ट है। अब कैसे आया है ये, तो आप देखिए, अगर इक्वल है तो हम इसको k के बराबर रख सकते हैं। ओके, तो इसके माध्यम से a/3 अगर k के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी 4k और c की वैल्यू हो जाएगी 7k। ठीक है, तो जब यहां से ये निकल गया, फिर इसको यहां रखेंगे तो 3k + 4k + 7k और 3k + 4k + 7k डिवाइडेड बाई c 7k है। फिर इसको करेंगे, फिर हमारा 2 आएगा, k से k कट जाएगा और 2 आ जाएगा। अरे 4 3 7 7 14, k/7k आएगा, k से k कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कभी भी हमारे सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि a/3 = b/4 = c/3, तो कभी भी हम a के नीचे जो 3 है उसको रख देंगे और ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, इससे रिगार्डिंग अब ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे a/b यानी a/b = 1/2, b/c = 4/3, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर a + b/b + c क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान देना है। a यहां किसके बराबर है, 1, b किसके बराबर है, 2, b यहां 4 और c यहां 3। तो a 1 के बराबर है, c 3 के बराबर है, लेकिन b का हमें 2 जगह अलग अलग मान दे रखा है। b = 2 भी है, b = 4। एक क्वेश्चन के अंदर अगर एक क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, एक घर के अंदर अगर राम है, शाम है, तो राम की जो विशेषता होगी वो राम की विशेषता होगी।
हो सकता है कि अलग शहर का राम इस राम से अलग हो सकता है, मतलब किसी अलग क्वेश्चन का बी इस बी से अलग हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन में बी एक ही मान रखने वाला है। ओके, ये इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन तो एक ही है, यानी बी जो हमारा राम है यहां 2 के बराबर है और यहां राम 4 के बराबर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, हमें राम को एक बराबर करना पड़ेगा, कि राम जब प्रॉपर्टी रख रहा है वो रखेगा ही रखेगा। तो यहां बी 2 के बराबर है, तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बदल जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। देखिए चलिए हो जाएगा। तो जब इस पूरी वैल्यू को अगर हम लोग हर को डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2/4 हो जाएगा। तो अब देखिए एक इसके बराबर है 2 के, बी 4 के बराबर यहां भी है, सी 3 के। अब यहां पे रख देंगे और अपना वैल्यू निकाल लेंगे। ए 2 प्लस बी 4 और बी यहां 4 हो गया और सी प्लस 3 यानी 6/7 होगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। हो सकता है इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन की तरफ जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा हमें जल्दी करना भी पड़ेगा। हाँ देखिए कैलेंडर, हाँ एक चीज और बता देता हूं, अगर कैलेंडर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं कैलेंडर का एक अलग से चैप्टर में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहां चलते हैं। देखिए 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कभी भी याद रखिए कि अगर 5 जनवरी 1992 को 92 को क्या है? शनिवार है, ठीक है, गॉट इट। तो पूछ रहा है 3 मार्च को, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम एक वर्ष में शिफ्ट होते हैं, यहां पे बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, 365 दिन होते हैं वो अलग चीज है, लीप ईयर और उसका कांसेप्ट। जब भी हम जैसे 5 जनवरी 1992 है, तो अगले वर्ष जब जाएंगे 5 जनवरी को 1993 को, तो अगर इस बीच में लिप ईयर आ रहा है तो 2 दिन ऐड हो जाता है, क्योंकि 366 दिन होते हैं, और जब ऑड डेज निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो इसमें क्या होगा कि 1 दिन बढ़ जाएगा, तो शनिवार से क्या हो जाएगा? रविवार, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? रविवार हो जाएगा। अब देखिए शनिवार से रविवार, क्योंकि बीच में जो है वो बीच में हमारा लिप ईयर नहीं आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और बहुत समय ज्यादा लग रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा ये देखिए 1991 है ना, 1991, और ये 92 को रविवार होगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर निकालते हैं कि अगर ऐसे रहता कि 5 जनवरी 1992 को शनिवार है और 5 जनवरी 1993 को क्या होगा, तो वहां 2 ऐड हो जाता। क्यों? क्योंकि 92 जो है 1992 जो है लिप ईयर है, और लिप ईयर कैसे देखते हैं, तो इन दोनों के बीच के फरवरी देखेंगे कि फरवरी कब आ रहा है। जैसे यहां 5 जनवरी 1991 शनिवार है, तो फरवरी किसकी आ रही है बीच में? फरवरी आ रही है 1991 की, है ना, क्योंकि जनवरी फरवरी, तो 1991 की फरवरी से ही मेन मतलब है, वो फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 28 दिन की होगी, क्योंकि 1991 की है। और 92 की अगर फरवरी बीच में आती तो हमारा जो है वो 2 दिन ऐड हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? तो फरवरी आ रही है, जनवरी के बाद फरवरी तो 91 की आ रही है, तो 1 दिन ऐड हुआ। अब आगे जाए, जनवरी में कितने दिन बच गए भाई? 26 दिन। फरवरी में 1992 की फरवरी है, 1992 की फरवरी 29 दिन की होगी, ठीक है। और कब हमें बताना है? 3 मार्च को बताना है, तो 3, ठीक है, अपन 7 यहां ऑड डेज निकालेंगे। 70 के 5 यहां बचा, 1 यहां बचा, 5 1 6 3 9, 9/7, 7 से तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 2, ठीक है, 2 मिलेगा रिमाइंडर, यानी 2 ऑड डेज। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार मंगलवार, यानी हमारा ऑप्शन होना चाहिए मंगलवार देखते हैं, ऑप्शन में है दूसरा, ठीक है। कैलेंडर पे एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल ये रखिएगा कि जब भी हमारे सामने आए तो हम ये देखते हैं कि लिप ईयर कब आ रहा है, बीच में आ रहा है। जैसे 1991 से 92 बीच में अगर लिप ईयर आता तो 2 दिन ऐड हो जाता, अगर एक वो नॉर्मल ईयर आ रहा है तो 1 ऐड होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिप ईयर में हम देखते हैं कि फरवरी किस में आ रही है, इस बीच में फरवरी लिप ईयर की नहीं पड़ी, 1991 की पड़ रही है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी भी अगर हमारे पास a की पावर ये आ जाए तो जैसा कि हम लोग घातांक में जानते हैं ये n हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? बस ऐसे ही बदल देना है। 1/3 का पावर -3 है तो उसको 3 का पावर 3 लिख दें, और 1/4 की पावर -2 है तो 4 की पावर 2 लिख दें। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। और ये 1/4 की पावर -3 है
तो इसको 4 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 27 में से 16, 27 में से 16 जाए 11 होगा, ठीक है, अपान 64, ठीक है। डिवीजन का मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस पे ज्यादा आगे चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हैं। देखिए अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, याद रखिएगा, दो भुजाओं का सम जो है कभी भी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा होता है, इक्वल नहीं होता, बड़ा होता है, ये होना चाहिए। और इसको दूसरे लफ्ज वर्ड्स में ऐसा जान सकते हैं कि दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा, उससे तीसरी भुजा कभी भी बड़ी होगी, ये दोनों जान लीजिएगा। इसको मैथमेटिकल टर्म में भी दे सकता है, ठीक है। कई बार इसकी बात होती है, इसकी नहीं होती है, ये हम उधर भेजेंगे तो अपने आप हो जाएगा, उधर जाएगा तो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। कभी भी दो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये त्रिभुज होने की सबसे मैंडेटरी कंडीशन होती है। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि किसी भी दो भुजा का योग जो है तीसरे से बड़ा हो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है, दो छोटी भुजाओं को, इसको कि यहां बोल रहा है कि कौन सी संभव है, हम असंभव हटा देंगे तो संभव हमारे सामने बचे, यानी 3 ऑप्शन हमें एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई कह रहा है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से संभव नहीं है। तो संभव नहीं है के लिए हम क्या करेंगे कि दो छोटों को जोड़ देंगे। अगर दो छोटों का योग जो है तीसरे से जो है वो छोटा ही रह जाता है, तब तो वो पॉसिबल होगा नहीं। जैसे हम यहां सबको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें देखिए दोनों छोटे कौन कौन से हैं, 3 3, ये 3 3 6 6 के बराबर हो जाएगा, बड़ा तो हो नहीं रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अब इसमें देख लेंगे दो छोटे, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 4, यहां 10.5 हो रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही पता चल रहा हो जाएगा। अगले भी देख लें, देखिए यहां 10.5 mm है, ये 39 mm है, तो इसको 1 सेंटीमीटर में किसी को बदल लें तो mm से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें दो छोटों को जोड़िए, ये 6 3 9 4, ये 10.4 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। दो छोटों को जोड़िए, अपने आप बड़े से कंपेयर कर लीजिए, वो हो जाएगा 5 3 8, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। दो छोटों को जोड़ लीजिए, जो भी दो स्मॉलेस्ट हैं उनको जो ऐड करिए और देखिए कि बड़े वाले से बड़े वो कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज आया है, mm से सेंटीमीटर कन्वर्ट कर ले, कई बार दिक्कत आती है। एक बात याद रखिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, मीटर, लीटर, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, यहां से हम सब कुछ कन्वर्ट करते हैं। बस ये याद है, कुछ भी कन्वर्ट, जैसे हमसे कोई बोल रहा है कि 1 केजी में कितना डेसी होगा, इसको बस याद रखिए। आपने ये बड़ा 1 केजी में डेसी की तरफ जाना है, तो आगे की तरफ कभी भी हम लाइफ में जाते हैं तो चीजें ऐड होती हैं, है ना। कभी भी आगे आप जॉब में जाएंगे, प्रमोशन पाएंगे, तो इकोनॉमिकली आप अच्छे बनते जाएंगे, आप में ग्रोथ होगी, तो कभी भी आगे की तरफ जाएंगे तो ग्रोथ। किलो से डेसी की तरफ जा रहे हैं, 1,0,0,0,0 ये होगा। और कभी भी ऐसे बोल दे कि 1 डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो आप डेका से हेक्टो की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप डी वैल्यू हो गए। तो यहां लिखिए 1 और यहां लगाइए लास्ट में पॉइंट, ठीक है। या इसको 1 अपन कितना इधर जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, तो 1/10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे आप कुछ भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बस इसको याद रखिएगा। बाकी किसी और दिन इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करिए, ये 3 की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो कंपेयर करना असंभव है, तो हम क्या करेंगे कि सबकी घात को हम लोग इक्वल बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इक्वल बनाने के लिए कभी भी किसी चीज को इक्वल बनाने में हम क्या करें, सब एलसीएम लेते हैं। जैसे 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12, सबको सब में करते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 3⁶, ये क्या हो जाएगा 4⁴ हो जाएगा, और ये 5⁵ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 130, ये हो जाएगा 16,256 हो जाएगा, 16,256, और ये हो जाएगा 243 × 3 729 हो जाएगा। अब इसको हमें लगाना है असेंडिंग, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, जो सबसे छोटा होगा वो पहले, आरोहण कर रहे हैं हम, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
कभी भी पर्वत का आरोहण किया जाता है और पर्वत को चढ़ते समय क्या सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो वर्ड से है क्या बोलते हैं, आरोही, यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा पहले ये आया, यानी ये पहले होगा, ठीक है। ये देखिए पहले किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। दूसरे पे कौन होगा, ये होगा, और तीसरे पे ये। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इतनी क्लियर हो गई बात। यानी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसकी घात को बराबर करेंगे। ये अब ये मत समझिएगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना, हमने बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक अपनाया। ये अभी भी ये है कि पावर 12 के बराबर है, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। इंग्लिश पढ़ लीजिए, एक्सट्रीम वेरिएशन ऑन द बोथ एंड्स का। आप ध्यान से देख लीजिए कि अवरोही क्रम में हमें आंकड़ों को सजाना है। तो अवरोही क्रम में आंकड़े हमें सजाने हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में रखेंगे, यानी अवरोही क्रम का मतलब अवरोहण क्रम, यानी ऊपर से नीचे आना, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे उस क्रम में। और दोनों छोरों से, यानी जो भी हम सजा रहे हैं ऐसे, इसमें से आखिरी के पहला और आखिरी जो है हटा दिया जाए तो कौन सा प्रभावित नहीं होगा। सबसे पहले हम मीन, मीडियन और मॉड की बात कर लें तो एक बात याद रखिएगा, मीन क्या होता है, मीन मतलब समांतर माध्य, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। जो भी हमारे सामने मान लीजिए ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मॉड का मतलब होता है जो प्रेक्षण या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक होता है, ठीक है। और मीडियन क्या होता है कि जब हम आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी प्रेक्षण को सजा देते हैं, रख देते हैं, तो उसमें सबसे बीच का जो होता है टर्म वही होता है हमारा मीडियन यानी माध्यक, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 और 100, ठीक है। अब देखिएगा ये याद रखने वाली बात नहीं है, समझने वाली है। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिएगा। तो हमने खुद ही इसको पहले तो अवरोही क्रम में सजा लेते हैं भाई, अगर ऐसा दे रखा है तो 4 3 2 1। अच्छा एक और मान लेते हैं, इसमें जो है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। एक और मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे हम इसमें से ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको और हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुलक की भी बात हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे 100 4 3 2 2, ठीक है, 1 और 1 ये रखते हैं। ये बताऊंगा क्यों मैंने इस ऑप्शन को नहीं रखा, देखिएगा। अब हमें हमारे सामने अगर ये बात करनी है कि इसमें से कौन सा जो है वो मीन क्या होगा, तो इन सबको ऐड करेंगे। 100 प्लस 4 प्लस, इसको थोड़ा और छोटा हम ले लेते हैं, ठीक है। इरेजर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 14 प्लस 3 17 17 2 19 2 21 1 22 1 23 23 अपान 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, ठीक है। और अगर हम 2 को हटा लेते हैं तो हमारे सामने क्या बचता है, 4 3 7 2 4 3 7 2 9 2 11 1 12 12 अपान क्या होता है 1 2 3 4 5 5, ठीक है। क्या ये इसके बराबर है। तो ये तो बात पक्की हो गई कि मीन प्रभावित हो रहा है दोनों को हटाने से। अब हम लोग मीडियन पे जाते हैं। तो मीडियन क्या होता है, बीच का होता है। इसमें क्या होगा, 7 है तो 3 और 3, हमारा मीडियन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है। अगर हम 2 को हटा देते हैं, सपोज दैट हम 2 को हटा देते हैं यहां से, ठीक है, इसको और इसको, अभी क्या मीडियन आ रहा है, इन दोनों को हटा दिए तो बीच में 2 ही बच रहा है। बीच वाला थोड़ी ना, अगर पहला और आखिरी हटा रहे हैं तो बीच वाला तो प्रभावित हो नहीं सकता। अब फिर से हम बहुलक पे बात करते हैं। तो देखिए अभी हमारे सामने बहुलक 1 भी है 2 भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे सामने बहुलक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे इसको हटा दें, इसको हटा दें, एक बार यूज हुआ है और 2 बार यूज हो रहा है, तो हमारे सामने बहुलक भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला हटाएंगे, अगर लास्ट वाला बहुलक निकल गया तो हो सकता है वो बहुलक ना हो पाए। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं। तो बहुलक और माध्यक, माध्यक तो नहीं, बहुलक और माध्य, ये दोनों जो है इफेक्टिव होंगे। मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दिया। तो कौन कौन से होंगे, बहुलक और माध्य, ये ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, लेकिन अच्छा मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा टाइम हो रहा है। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि इसको कलर किया गया और 1 सेंटीमीटर वाले घन निकाल गया, तो वैसे घनों की संख्या बतानी है जिनके एक ही फलक पे रंग होगा, ठीक है। विजुलाइज करिएगा, तो या तो सारी फलकों को पहले रंग दें तब काट दें, या काट के रंगे, बात तो बराबर हुई। पहले ऐसे ऐसे सबको काट दिया। अच्छा, इसमें क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो ये किनारे पे ये है, ये है किनारे, जो फलक के किनारे हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो जब कलर किया गया तो ये तो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो इसका तो दोनों ही सिरा, दो फलक इसके कलर कर दिए जाएंगे। लेकिन हमें छांटना है कौन सा, जिसका एक हो। तो क्या होगा, एक एक में काटे हैं तो ऊपर से एक वाला और नीचे से एक वाला जो है, और साइड से एक एक वाले हट जाएंगे। यानी अगर हमारा n है तो n-2 का स्क्वायर जो होगा वो एक फलक पे होगा, जो तो ऐसी 6 फलके हैं, तो अगर एक फलक वाले 6 तो 6 इंटू ये हमारी 5 - 2 स्क्वायर, 54 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे दो फलक पे आए कि ये लास्ट में बोले कि दो फलकों पे रंग हो, तो उसका आंसर होता है 12n-2। अच्छा, 3 फलक वाला आ जाए तो कभी भी याद रखिएगा 8 उसका आंसर होता है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किनारे वाले हट जाएंगे तो ऊपर से एक हट जाएगा, नीचे से हट जाएगा, साइड से हट जाएगा, तो 1 1 2 जो हमारा ये बनेगा, ये n-2 ही तो बनेगा, उसका होल स्क्वायर वर्ग बन जाएगा। एक एक का है तो n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 6 फलके हैं, तो ये मैंने बस आपको विजुअलाइज कराया, बाकी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें तब दिक्कत आएगी इन फार्मूलों में जब 1 सेंटीमीटर में वो ना काटा हो, फिर ये विजुअलाइजेशन आपके काम आएगा। इतना टफ शायद ना पूछे, नहीं पूछेगा। आइए ये देखिएगा, अंतःकोणों का योग बताना है हमें, ठीक है। तो अंतःकोण का एकदम सिंपल सा फार्मूला, इसमें तो कुछ करना नहीं है। किसी भी पॉलीगन का या बहुभुज के अंतःकोणों का योग ये होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, बहिर्कोणों का योग कितना होता है, वो हमेशा कोई भी पॉलीगन हो उसके बहिष्कोणों यानी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षटभुज का, अष्टभुज का, किसी के भी बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा 360 होगा। इंटीरियर एंगल का सम बदलता रहता है, जो n-2 इंटू 1। n की वैल्यू क्या है, पंचभुज है, यानी 5 भुजाएं। कर लीजिए 3 इंटू 180, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। गॉट इट? इतना हो गया हमारे सामने। याद रखिएगा बहिष्कोणों का योग क्या होगा, ये होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। धसे हुए भाग का 1/4 भाग खींचा गया तो पाया गया 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में, खंबे की पूड़ियां। अच्छा, तो इसको बहुत तरीके से कराया जा सकता है, और मुझे लगता है कि मैथ्स पढ़ने के लिए 2 चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर मैथ लगाना चाहते हैं तो 2 पढ़ लीजिए पक्का। एक तो यूनिटरी लॉ जो होता है, ऐकिक नियम, और दूसरा इक्वेशन पढ़ लीजिए। 2 चैप्टर अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इन दोनों सब्जेक्ट्स को, इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ा दूंगा, वो सबसे मस्ट है। अब देखिएगा, खंभा है भाई, ये खंभा है, मान लीजिए कीचड़ है, ये कीचड़ है, तो क्या कह रहा है कि 4/7 भाग, ठीक है, 4/7 भाग जो है कीचड़ में धंसा है, 1/3 भाग। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कुछ नहीं करिए, इसका हर जो है 7 और 3, इनका एलसीएम रखिए और उसको मान लीजिए कि माना ये खंभे की पूरी लंबाई होगी। मैं इजी वे बता रहा हूं, मैं एक्स और वाई के टर्म में भी बता दूंगा इसको अगर आप कहेंगे तो। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम करिए, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 यूनिट मैं बोल रहा हूं। इसको 1 यूनिट भी मान सकते हो, 2 यूनिट भी मान सकते हो, 4, 21, 42, 5, 6 कुछ भी मान सकते हो, आंसर आएगा। क्योंकि 21 हम इसलिए मानते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अन्यथा 1 यूनिट मान के भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और आपको यकीन हो जाएगा कि ये सही है। अब देखते हैं 21। अब 21 पे ही हमारा ये हमने मान लिया खंबे की लंबाई, जो भी पोल है उसकी लंबाई होगी। क्या माना हमने, 21 यूनिट माना है मेरे भाई। यूनिट मतलब यूनिट, मीटर लीटर कुछ नहीं माना है, वो तो कंपेयर करेंगे हम। अब देखिए, हमारे लिए 21 यूनिट है खंबे की लंबाई, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, यानी इसका 4/7 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। यानी 12 जो है, 12 क्या, 12 यूनिट ये है कीचड़ में धंसा हुआ। अब कह रहा है कि धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है।
धसा हुआ भाग कितना है 12 यूनिट। इसका 1/3 अगर खींचा जाएगा तो 1/3 खींचा जाएगा तो कितना ऊपर चला जाएगा, और 1/3 तो 4 और इसमें से ऊपर चला गया, ठीक है 4 यूनिट। नीचे कितना बच गया 8 यूनिट, ठीक है नीचे बच गया अभी भी 8 यूनिट। ये कीचड़ में है, बात क्लियर हो रही है, 8 कीचड़ में है। तो आगे पूछ रहा है, तो पाया गया कि खंबे का 8 मीटर माप खंबा अभी भी कीचड़ में है। हमारे अनुसार जो हमने सवाल बनाया है, अभी खंबा कितने मीटर अंदर है 8 यूनिट, और उसी 8 यूनिट को ये कह रहा है कि 8 मीटर है। 8 यूनिट हमारी 8 मीटर के बराबर है, 8 मीटर के बराबर है, यानी 1 यूनिट हमारी 1 मीटर के बराबर हुई। इज इट क्लियर? अगर 1 यूनिट 1 मीटर के बराबर हुई तो खंबे की पूरी माप कितनी होगी? हमने खंबे की माप निकाली, 21 यूनिट हमारे अनुसार थी, और 1 यूनिट 1 मीटर के बराबर है, तो 21 यूनिट 21 मीटर के बराबर होगा। क्या है कि चूंकि मैंने इसलिए ये बता दिया क्योंकि एक्स से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही टफ कैलकुलेशन होगा ना आपके सामने, तो आपके लिए यही काम आएगा जल्दी करने के लिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से बता सकूं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं चलता हूं। ए प्लस बी, कभी भी ये तो बहुत, ये भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत सलीके से और बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ये 12 दिन। और बी प्लस सी ये करते हैं भाई, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 20 दिन में। कुछ नहीं करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा। कितना एलसीएम होगा? 20 दूनी 40 नहीं होगा, 20 तिया 60। अच्छा एलसीएम निकालना भी जल्दी सिखा देंगे, मतलब फास्ट। 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, हमारे सामने 3 है। ए प्लस बी की वैल्यू है। अच्छा ये क्या है 5 क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेगा, है ना। ये हमने 60 दिन नहीं माना है, 60 दिन हो ही नहीं सकता भाई, 60 यूनिट माना है, क्योंकि ये हम अपने हिसाब से मान रहे हैं, ठीक है कि माना 60 दिन, तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा, ठीक है। तो कभी भी कैलकुलेशन आए, ऐसी कैलकुलेशन आए, तो आप कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आए आपके सामने, ए प्लस बी इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूं अभी, इसको शॉर्ट भी करके बता दूंगा, 4 सी प्लस ए इक्वल टू 3। तो पूरे इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। अब अगर a प्लस बी को इसमें से माइनस करेंगे तो c मिल जाएगा। c क्या कितना होगा? c हो जाएगा आपका 6 में से 5 जाए, ठीक है। और हमें बोला क्या है कि एक a सेपरेटली उसको कितने में दिन में, तो हमें c और b निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें a पता चल गया तो हम बता देंगे, तो हम b और c क्यों निकालने जाए भाई, हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकाल देंगे। तो a की वैल्यू किससे निकलेगी? इससे निकलेगी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, बी प्लस सी की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो a अपने आप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बट इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब बस हमें क्या करना है कि ए कितने में हो जाएगा? ए टोटल काम है 60 अपॉन 2 यानी 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये हुआ है, मैंने ये एक्चुअली 60 यूनिट हमने माना था, वो 60 एक्चुअली उसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, उसको 60 यूनिट, अच्छा नहीं ठीक है 60 यूनिट है, तो 60 को जो है वो 2 के हिसाब से करेगा, तो 30 दिनों में वो कन्वर्ट करेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए कितने दिन चाहिए? 30 दिन चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं। 30 डेज हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई आपको? 30 हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो चीजें हम अपने से मान रहे हैं वो यूनिट में मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बहुत अच्छा है, देखिए कभी भी हो 2 चीज याद रखिएगा, ये देख लीजिए पहले, एचसीएफ निकालना है, कभी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम सी बटा डी ई बटा एफ हो, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो और एचसीएफ हो, ए बटा बी सी बटा डी, ये सब आप लोग जानते होंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा कि कभी फ्रैक्शन से करते हैं, तो अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो ऊपर वाले यानी अंश का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे हर निकाल जाते हैं। वैसे ही सोचिए एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में यही होगा कि ऊपर वाले का जो पूछ रहा है वही निकालते हैं। अगर ऊपर वाले का, अगर एचसीएफ फ्रैक्शन का पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, और अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दिए तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ये याद रखने के लिए है। जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का हम एलसीएम ले लेंगे, किसका? ए बी ए सी और ई का, ठीक है। और नीचे क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे, किसका? बी डी और एफ का। क्लियर? वैसे ही एचसीएफ पूछ रहा है तो हम ले लेंगे एचसीएफ, किसका ले लेंगे?
ऊपर वाले का ले लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जैसे हमारे सामने ये है, तो इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ तो आप सब जानते ही होंगे निकालना। तो सबसे बड़ा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 एचसीएफ ऊपर वाले का आ जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 से करके 11 3 33 55 11 भाई 5 दिन 10 30 30 गुणे 11 330। एलसीएम आप सब जानते होंगे, सारा ट्रिक भी बता दूंगा बाद में चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7 बाई ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हाँ, ये देखिएगा, बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, हिंदी वाला वर्जन थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ ये ब्रैकेट नहीं होना, ये सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, 2 बार उसको दे दिया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। इंग्लिश वाला देखिएगा क्या है, 7 + 2√10। तो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर इस टाइप से होगा, अगर ऐसा होगा तभी तो ये a + b के रूप में आएगा। तो देखिए अगर a + b हो रहा है तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। 2ab को ही हम देखेंगे, 2ab यही होगा। ab की वैल्यू कितनी है, √10। √10 को अगर हम वैसे करें 10 को तो 5 और 2 हो जाएगा। तो एक बार देखिएगा, √2 + √5 इसका स्क्वायर करेंगे तो अब आ गया ना, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 2 7 आ गया, a + b + 2ab + 2 √2 गुणे √5 तो √10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, कई बार ऐसे अगर ये क्लियर नहीं हो रही है चीजें तो एक काम करिएगा, हमें पूछा स्क्वायर रूट, हम सबके स्क्वायर निकाल के देख लेंगे और पता करेंगे इसके बराबर नहीं होता। जैसे इसको करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे √3 यानी 7 + 4 √3। ऐसा तो होगा नहीं। जब इसका करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो ऐसे बढ़ जाइए आप, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में हम तोड़ लेंगे। अब तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने ये हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर, आगे चलते हैं। हाँ अब देखिएगा यहां पे बस हमें इतना जानना है कि परिमाप होता क्या है। अगर परिमाप शब्द आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी गलती नहीं होगी। परिमाप होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बहुभुज के बाहरी भुजाओं का योग, यानी बाहरी आकृति की कुल लंबाई। क्लियर होगी बात। पेरीमीटर का मतलब यही हुआ, सीधी सी बात है। जैसे तो ये क्या कह रहा है, एक वर्ग बना है, एक वर्ग जैसे जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। एक वर्ग और एक समबाहु, तो एक वर्ग भैया बना ले, ठीक है। क्लियर। एक भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, ठीक है। तो एक भुजा उभयनिष्ठ है तो इसी को उभयनिष्ठ भुजा मान रहे हैं। इस पे क्या बना लें हम, एक इक्विलेटरल यानी समबाहुभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने। और क्या कह रहा है कि ये उभयनिष्ठ है, तो भैया ये वर्ग है और किसका दिया है, एक भुजा की लंबाई ये 4/3 दिया हुआ है। तो ये तो समबाहु त्रिभुज है तो इसको 4/3 मान लें, तो 4.5 4/3 होंगे ये भी। और ये वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर होगी बात, मेरी बात क्लियर होगी। तो अब देखिएगा, हमने बोला परिमाप का मतलब क्या है कि उसकी बाउंड्री की कुल लंबाई कितनी है। बाउंड्री क्या होगा, बाउंड्री अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगाने आप जाएंगे तो ऐसे ही चक्कर लगाएंगे भाई, पहले यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, यहां जाएंगे नहीं, ये तो बाहरी बाउंड्री है नहीं, ये तो इंटरनल है। यहां से यहां, तो इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या क्या ऐड होगा, 1 2 3 4 और 5, सबकी लंबाई बराबर है तो 5 × 4/3। तो एक बस बात याद रखिएगा, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री की टोटल लंबाई, ठीक है, लेंथ। इसमें यही बाउंड्री है, यहां से यहां 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 यहां। भाई साहब ये खेत है तो बस खेत के चारों तरफ से उसको माप देना है, ठीक है। मेड़ पे नहीं जाना है, बाउंड्री को नापना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देना है। चलिए आइए, तो हमारे सामने क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। इज इट क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए 99 से अच्छा, तब विभाज्यता के नियम से ये सवाल है, वो भी चैप्टर का भी मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दूंगा। हाँ, 99 से डिवाइड करना है, तो 99 से डिवाइड करना है
तो 99 की अगर गुणनखंड की बात करें तो 11 into 9 होगा, यानी ये संख्या जो है 11 और 9 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए जो होगी। पहले 9 से देख लेते हैं, तो 9 से 5 4 9, ये नहीं होगा, 4 3 7 8 9, ये 9 से हो जा रहा है डिवाइड, ठीक है। वैसे इसको देखेंगे 6 4 10, 7 2 9, 5 3 8, 4 12 6 18, ये भी हो जाएगा। 9 से 6 2 8 4 12 3 15 16 9 25, ये नहीं हो पाएगा तो इसको हटा देते हैं। 27, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से तो ये तीनों हो रहे हैं। फिर 11 से क्या है कि उसके सम स्थान और विषम स्थान, यानी अल्टरनेट जो डिजिट होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, उनके डिफरेंस को निकालते हैं। अगर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 11 से पूरी संख्या डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी का रूल होता है, ठीक है, ये विभाज्यता का नियम होता है। तो देखते हैं, देखिए अल्टरनेट में जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 5 3 8, ठीक है, 8 1 9, क्या आया? 9 आया। अब इधर 4 1 5, ठीक है, और 5 4 9 आया। 9 में 9 जाए 0, तो 0 11 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा। बाकी भी देख सकते हैं आप। आइए 6 4 10, 10 7 17 3 20 ऊपर आया, हम नीचे कर लेते हैं। 5 2 7, 7 है, 13 आ रहा है, तो ये तो 11 से डिविजिबल है नहीं, 13, ये ऐसे ही हट गया। अब इधर देख लेते हैं। 7 2 9 3 12, 12 ऊपर आया। 5 1 6 15, 15 में से 12 जाए 3, 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये 0 11 से, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? क्योंकि 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, पाई क्या है? तो पाई भाई एक इरेशनल नंबर होता है। अगर हाँ, यहां पे अगर क्वेश्चन में दिया रहता 22/7 क्या है, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। चूंकि हम लोग अब आप कहोगे कि भैया पाई को तो हम लोग 22/7 के बराबर होती है। नहीं होती है, पाई 22/7 के बराबर होती नहीं है। वो तो हम लोग कैलकुलेशन के डिफिकल्टीज को हटाने के लिए उसके नियरली इक्वल फ्रैक्शन को ले लेते हैं, ठीक है। पाई कभी भी 22/7, क्योंकि 22/7 क्या है ना, देखिए क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं जो होती हैं और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या अगर दशमलव के टर्म में बात करें तो वो कभी भी इन्फिनिटिव नॉन रिपीटेटिव होती है। नॉन रिपीटेटिव होती है, यानी इन्फिनिटिव का मतलब होता है अशांत, और नॉन रिपीटेटिव का मतलब होता है अनावर्ती। यानी जैसे मान लीजिए हम ये बात करें 1.1322222439 यानी कभी भी ये रिपीट ना हो तो वो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी बात करें 71327, अगर ऐसे आ रहा है तो देखिए रिपीट हो रहा है बार बार, इसका मतलब ये हमारा परिमेय होगा और ये अपरिमेय होगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो पाई का एक्चुअल मान जब आप देखेंगे ना तो वो इंफिनिटिव और नॉन रिपीटेटिव है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कोई भी एक सेक्शन नहीं होगा जो बार बार रिपीट होगा पॉइंट के बाद। तो पाई याद रखिएगा, पाई हमारा अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 रेशनल नंबर है, ओके। और पाई कभी भी 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, नियरली इक्वल होता है। कैलकुलेशन में डिफिकल्टी से बचने के लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए घातांक से है, ये भी चैप्टर पढ़ा दूंगा। अगर देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 25 है, ठीक है। तो जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आए तो पूछा क्या है, फिर तो बात जान लीजिए। अगर x की हमें वैल्यू पता चल जाएगी ना तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा, यही पूछा। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या हम, अच्छा कभी भी 125 आ रहा है तो मेरे दिमाग में तो पहले यही आ रहा है कि भाई ये 5 की पावर 3 होगी। हमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा निकालना पड़ता है जिससे कि हम आगे इस क्वेश्चन को प्रोसेस आगे बढ़ा सके। तो हमें तो ये 5 की पावर 3 में मुझे कुछ दिखा नहीं, सीधे 5 की पावर 3 ही दिख रहा है। अब इसको पावर 3 में हमारा करना काम है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो अगर पावर सेम है, घात बराबर है, तो बेस यानी आधार भी बराबर होगा। और 3 है यानी, या 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर कर दीजिए, तो क्या होगा? यहां से हम ये बात कर सकते हैं कि 10 की पावर x 5 के बराबर है। कितनी बात क्लियर हो गई? तो अब देखिए, या तो यहां आ जाइए या यहीं से देख लेते हैं। अब 10 की पावर 2x किसके बराबर होगी? दोनों तरफ पावर हम 2 कर रहे हैं तो ये 25 हो जाएगा। तो 10 की पावर -2x किसके बराबर होगा?
तो 1/25 के बराबर होगा। अगर इससे समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहां आ जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2x लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। यहां से ये लिख सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, कहां गया, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 10 की पावर x का पावर -2 लिख सकते हैं। 10 की पावर x किसके बराबर है, 5 की पावर -2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे हुआ ये, माइनस की पावर होती है तो उसको अपान में करके पॉजिटिव पावर कर देते हैं। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/25। इज इट क्लियर? गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए तो सिंपल है कि यदि इसको किसी संख्या से भाग देने पे भागफल, शेषफल और भाज्य इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ करना नहीं है। ये क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, भाजक होता है। इधर जो आता है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य, और नीचे जो आता है शेषफल। तो हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ प्लस जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, इसको भागा दिया जा रहा है तो यही हो जाएगा भाई 175। भाजक क्या है, किसी संख्या से, उसी को पूछ रहा है भाजक क्या है। भागफल कितना आ रहा है 167 प्लस शेषफल इतना है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, और सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग। वो इधर जाएगा 167 से रूट हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। 5 में 3 जाए 2, 7 में 4 जाए 3, 0 हो जाएगा। 1600 तो डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, 3 6 15 2 9 और फिर उधर आया तो 6। हाँ, ये हो जाएगा 96, इसका आंसर होगा। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, भाजक की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दिया। कुछ ऐसा होगा तो मैं समझा दूंगा आपको। ये तो आप 2 3 5 7 9 अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य भाज्य का जब चैप्टर होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये आप 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, कुछ गलत हुआ हो तो बता दीजिएगा आप। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, यानी टोटल 15 ऐसी 50 तक है संख्या है जो होगा। देखिए क्या होता है, ये याद रखिएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूं 9 ठीक है, ये याद रखिएगा 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होंगी, और 25 से 50 तक इतनी अभाज्य संख्या है, 50 से 75 तक इतनी होंगी, और 75 या 76 जो भी मान लें 100 तक इतनी संख्या होंगी। 9 6 6 4 याद रखिएगा, जो अगर 100 तक पूछे तो आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते। हेलो, देखिए अच्छा हाँ, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो ये सीधा सीधा दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्या, बड़ी संख्या का या तो सीधे आंसर से हम जाए तब सॉल्व कर सकते हैं, या इक्वेशन, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। इसमें क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, बड़ी को b मान लीजिए, छोटी को c, या इसको x मान लीजिए, बड़ी को इसको y मान लीजिए। अच्छा देखिए, इक्वेशन बनाना यही सिखा देता हूं, एक लाइन में सिखाऊंगा, आप सीख जाएंगे। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। इज इट क्लियर? जैसे जैसे बोल रहा है, जो बोल रहा है वही करना है। देखिएगा ध्यान, यहां पे इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे, कभी भी आप कर लेंगे। देखिए बड़ी संख्या का 2 गुना, क्या बोला, क्या बोला है, बड़ी संख्या क्या माने, x माने, बड़ी संख्या का 2 गुना, ये बोला, बड़ी संख्या के बारे में बताया। और क्या बता रहा है, बता रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने से, क्या है ये, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि भाई ये छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। बड़ी संख्या के बारे में बोला कि बड़ी संख्या का 2 गुना, क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा। ये इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन आप खुद बना लीजिए, तो कहा बड़ी संख्या के 4 गुने, किसके बारे में बोल रहा है, बड़ी संख्या के 4 गुने,
और छोटी संख्या के 3 गुण का योग 71 है। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 10y, ठीक है, ये तो y है ना, इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर माइनस करेंगे कट जाएगा, 13y इक्वल टू 65, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो किसी में भी रख लीजिए, यहीं रख लीजिए y 5, 25 3 28, तो 2 x की वैल्यू हो जाएगी 14, 14 और 5 हो जाएगा हमारा, 14 5 है कहीं, यहाँ है, तो ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये हो गया। या फिर आप डायरेक्ट जो है वो ऐसे केसेस में आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन लेते हैं, बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। वो छोटी संख्या का 5 गुना 40 से 3 ज्यादा नहीं 43, ये तो होगा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी कर लेंगे 17 का वो 2 गुना 34 हो जाएगा, इसका 5 गुना 5 प्लस 3 8 होगा, ये तो होगा नहीं। इस पे आ जाएंगे तो ये तो वेरीफाई कर ही रहा है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं या क्वेश्चन एज इट इज इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा, वर्ग हम बना लेते हैं भाई, वर्ग हो गया, ठीक है, जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, सब बराबर है, ठीक है, क्लियर, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसके अलावा ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखते हैं वर्ग का, तो ये हो जाए 64, तो बहुत सिंपल सवाल है। लंबाई 16 हो गया, तो लेंथ गुणे ब्रेथ निकालना, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, ये हो जाएगा। तो देखिए, ये है वर्ग का क्षेत्रफल और ये है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का, दोनों को इक्वेट करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्लियर। अच्छा, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, सीपी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये इसके विक्रय मूल्य, इसमें मतलब सेलिंग प्राइस का ये है, यही बोल रहा है कि सीपी इसके सेलिंग प्राइस से 3/। कभी भी इक्वेशन इक्वेट किसी भी चीज को करते हैं तो क्या ऐसे ही करते हैं कि क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि वो एसपी का 3/2 गुना है, ये बात क्लियर, ऐसे इक्वेट करते हैं। किसके बारे में बोल रहा है, सीपी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो एसपी का जो जो बोल रहा है वो वैसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, इज इट क्लियर। अब बोल रहा है कि लाभ या हानि क्या होगा, तो सबसे पहले तो बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो सीपी ये यूनिट है भाई, याद रखिएगा, हमने यूनिट बोला है, 3 रुपया 2 रुपया नहीं पता, यूनिट। तो सीपी अगर 3 यूनिट है और एसपी अगर 2 यूनिट है, तो 3 रुपए में खरीद रहे हैं, 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें हानि होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हानि परसेंट यानी परसेंटेज लॉस, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणे कुल हानि। कुल हानि कितनी हो रही है भाई, तो सीपीएसपी का डिफरेंस होता है 1 यूनिट का, क्लियर हो रही है बात, डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य यानी 3 यूनिट। इसे अगर 33 कितनी हानि हो गई, 35 सही 1/3% लॉस हो गया, ये हो जाएगा हानि, क्लियर। देखिए, बहुत सारी चीजें बाद में समझाएंगे कि क्यों क्रय मूल्य ही यहां लिया जाता है, परसेंटेज का जब चैप्टर आएगा तो बताएंगे कि नीचे क्रय मूल्य को क्यों फार्मूले में रखा जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी पे बेस है, क्लियर कर देंगे भाई। आइए, ये 12 से भाग देके सेसफल तो आप खुद ही बता सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा डिवाइड, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन मतलब भाग भी देने में कई बार डिफिकल्टीज आ जाती हैं, मैं बताऊंगा कैसे आती है। ये तो बहुत सिंपल है, हमें सेसफल निकालना है, कैसे भी करें, ये जरूरी नहीं कि 12 का 1 12 ले जाए, हम 10 बार पढ़ दें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमें सेसफल से मतलब है, भागफल से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 1 आ गया, 0 1 आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 96 5 2 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा 4, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार जो है गलती में आपसे गलती हो सकती है। देखिए, भाग का नियम होता है, जिसको जितनी बार उतारेंगे ऊपर से और जितनी बार भाग नहीं जाएगा उतनी बार 0 बढ़ेगा, सीधा सीधा। 121 का 1 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू पे चेंज नहीं होगा। 2 में इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें जाएगा 1 बार, ठीक है, 121 अब चला जा रहा है, तो ये होगा, ठीक है।
यानी जो भी हम उतार रहे हैं, जितनी बार उतार रहे हैं और जितनी बार भागा नहीं जा रहा है उतना जीरो बढ़ेगा। बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे ये है 121 में बता दूं, देखिए फिर जीरो उतर रहा है, तो उतारे हुए में 121 का भागा नहीं, फिर जीरो बढ़ेगा। फिर एक आ गया, फिर उतारे हुए में एक से नहीं जा रहा है तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर दो आया, फिर उतारे हुए में भागा नहीं जा रहा है तो जीरो। यानी जितनी बार ऊपर से उतार रहे हैं और भागा नहीं जा रहा है उतनी बार हम जीरो लिखते जाएंगे। जीरो में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप खुद से सॉल्व एक बार करिएगा निश्चित तौर पे जो है आपको। हाँ, तो यहां पे हमारा आया 4। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इकाई का अंक पूछा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे देखिएगा, इकाई का अंक तो कभी भी इसको करना है, 8 48 होगा, इकाई में क्या पड़ेगा 8 आएगा, फिर 8 9 72 2 आएगा, और 6 दूना 12 अभी भी 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर, यही होगा इसका ऑप्शन 2। क्लियर, ठीक है, 8 2 12 2। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए फिर से वो माध्य माध्यिका वाला जो है क्वेश्चन आ गया। तो माध्य यानी इसका आपको मीन दे रखा है 4.5, उसका मीडियन बताना है। तो सीधी सी बात है, मीडियन की अगर बात हो रही है तो कभी भी हम प्रेक्षण को आरोही अवरोही क्रम में लगा देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग अगर। तो हम आरोही क्रम में अगर लगाना चाहें तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, कुछ छूटेगा तो बताइएगा, 4 5, ठीक है, 5 7 7 5 2 12 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया, छूटा हुआ है। और एक एक्स भी, मान लीजिए एक्स कहीं पे रखा है, एक्स भी है यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू एक्चुअली हमें नहीं मीडियन बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो हम हमें क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले तो एक्स पता करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स इसमें कहां रखे, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, हमें क्या पता क्या हो सकता है। तो उसके लिए सीधे सीधे आप दिया जा चुका है कि 4.5 है। तो माध्य होता क्या है भाई, माध्य होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। माध्य क्या दिया हुआ है 4.5, और राशियों का योग आप निकाल लीजिए, यहीं से निकाल लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 8 23 7 30 7 37 5 42 42 प्लस एक्स है। और कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो यहां से एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 में से 42 जाए 3 आ जाएगा, यानी एक्स कितना आ गया 3। अब इस 3 को लगाना था, हम यहां लगा देंगे इस यहां पे। ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 3। ठीक है, और ये 4 तो है। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे सामने 10 हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या आएगा, तो सिंपल हो गया, ये बीच वाला होता है, तो इधर टोटल 10 हैं, कितने हैं 10 हैं, आप 2 3 4 हटाइए, ये 4 हटाइए, बीच में क्या बचे 5 4 9, तो 9 का आधा क्या हो जाएगा 4.5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि फार्मूले पे, तो फार्मूला कुछ नहीं होता है यार, फार्मूला बस होता है कि वो बताएंगे n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद अपान जो भी 2 करते हैं वो वही करते हैं। हमें बीच, बेसिकली हमें बीच की संख्या निकालनी है। जब हमारे सामने विषम रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ क्या होता है कि वो बोल देता है n बटा 2वां पद होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 बटा 2वां पद, यानी तीसरा पद, 1 2 तीसरा पद। बेसिकली वो होता क्या है, 2 इधर से निकाल देते हैं, 2 इधर। वही जब हमारे सामने विषम संख्या में आता है 3 4 5 6, उसमें भी बीच की संख्या ही निकालते हैं। उसमें क्या होता है n बटा 2वां पद, यानी 1 2 3 4 5 6। जैसे इसमें क्या होता है, 2 इधर का निकाल देते हैं, 2 इधर का, 4 3 60 बटा 2 कर देते हैं, जो कि 3.5 आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बीच का ही लेते हैं। क्लियर होगी बात, अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5। इसको तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण आर ए फिशर ने शायद इसको दिया था। न्यूटन तो भाई कैलकुलस के लिए है, लाप्लास जो है, अब देख लीजिएगा लाप्लास किस लिए है, इसके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। ये फिशर ने इसको दिया था। आगे चलते हैं, आइए। अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन ये है, कभी भी ये बीच वाले जोड़ दें तो अभी क्या होता है ना, कभी भी इन सबका जो है ना, इसका ये समरूप चतुर्भुज में आपको त्रिभुज में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्या होता है, इन सबका एरिया बराबर होता है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है 1, और एबीसी का क्षेत्रफल कितना है भाई पूरे का 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए खुद ही, डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वो एबीसी के क्षेत्रफल का
एक चौथाई है, क्योंकि इसका 1 है और पूरे का 4 है। कभी भी ये मिड पॉइंट जोड़े ना तो ये सारे ट्रिंगल जो है ना वो समरूप होते हैं और उन सबका एरिया जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो 1/4 वाला होगा DEF। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं इसे। तो कभी भी अच्छा, इसके लिए एग्जांपल भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए 2 और 8 का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 8 2 10/2 कितना हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन हमारे सामने हो जाएगा 5। अच्छा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट ए बी होता है 16, तो ये हो जाएगा 4। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 4। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक माध्य कितना हो जाएगा? 2AB अपन A प्लस बी। 2 दूनी का 4 8 32, 3.2 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको एग्जांपल से, सबसे बड़ा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक, उससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सबसे छोटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो AGH ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन में कई बार आपको फार्मूले याद नहीं है, वैसे ये बेसिक फंडा है, याद होना चाहिए। अगर ना आए तो एग्जांपल लेके आप खुद ही कर लीजिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो। ये 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल। अच्छा ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर है 5 और गुणनफल है 36। भैया इसको करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मेरे माइंड में अभी बहुत चल रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अच्छा, इसको इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक बात क्लियर हो गई, बटा AB कर देते हैं, तब भी निकल जाएगा। कैसे? तो ये AB माइनस B/AB हो गया इक्वल टू, ये भी तो होगा, अगर इसको डिवाइड किया तो ये भी होगा 5/36 तो होगा ना, 5/36। ए से कट गया 1/B माइनस 1/A कितना आ गया? 5/36। ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ऐसे ही हो गया। बट इसके लिए कई बार इससे अलग भी क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें क्या करते हैं ना, तो 36 का जो है गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होगा? 2 दूनी का 4, 3 12, 3 36। अब यहां से हम लोग ऐसा 2 का ऐसा पेयर ऐसा बनाते हैं ना कि जिनका डिफरेंस 5 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कभी भी 9 और 2 दूनी का 4, देखिए 9 में 4 5 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 9 और इसकी 5। फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/9 माइनस 1 है वो 5/36। ये थोड़ा सा मैंने इजी वे यहां पे बता दिया, बाकी जगहों पे काम आएगा ये वाला ट्रिक। तो आपका आंसर वो होगा। अब आगे हम चलते हैं। स्वशिक्षित की बात हो रही है, तो ये हमारे रामानुजाचार्य थे। आर्यभट्ट बहुत पहले पैदा हुए थे, मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं शताब्दी में, आप देख लीजिएगा। हरिश्चंद्र भी लेटेस्ट हैं और श्रीधाचार्य भी पहले के हैं, तो रामानुजाचार्य 20वीं का है। ठीक है, जो स्वशिक्षित हैं। स्वशिक्षित का मतलब जिन्हें एकेडमिक उतनी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने अपने बल पे जो है पढ़ाई की, और वो बोलते हैं ना कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। ठीक है, स्वमेव मृगेंद्रता आप सुने होंगे, यानी जंगल का राजा शेर को बनाया नहीं जाता, वो अपने आप शेर होता है। ऐसे ही कुछ हमारे रामानुजाचार्य जी थे। आगे हम चलते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे को चाहिए तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे दीवारों का, बाकी हम यहां पे बस फार्मूला लिख रहे हैं। चारों जो फलक होते हैं दीवारों की लंबाई, उसके लिए फार्मूला होता है ये बी। ठीक है, ये क्लियर? ये कितना है? 660 है। एच कितना रहा भाई? एच दिया हुआ है भाई, और लंबाई कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2b हो जाएगी। तो 2b प्लस बी इक्वल टू 11 दूनी 22 हो गया, इधर जाएगा 22 यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, 3b इक्वल टू 30 हो गया, तो b कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो l कितना होगा? 2 गुना होगा, 20 होगा। तो छत पे देखिए, कभी भी फर्श और छत की जो उसमें केवल डायमेंशन जो इन्वॉल्व होता है l इंटू बी होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। फिनिश। थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी की पहली क्लास आज मैंने ली है, और अगर आपको पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट भी करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को ग्रो कराने में मदद करिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएं। और शायद सबसे अच्छा कंटेंट लेके एक दिन आऊंगा मैं, 100% वादा है आपसे।